सर, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या पढ़ा था कल न्यूक्लिक एसिड के बारे में कि ये क्या है, क्या चीज है, क्यों इसको न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है? थोड़ा समझाएंगे मुझे? इसको न्यूक्लिक एसिड इसी वजह से कहा जाता है। कल हमने लिपिड को पूरा किया था और कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल पढ़े थे। सकीना पूछ रही है, सकीना सकीना कल आप नहीं थी? कल आपने क्लास नहीं ली थी क्या? ये तो थी शायद। नहीं। ओहो। लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया है, वो सुन लें। पूछ लें भाई, सवाल जो है जल्दी में। बड़ी बड़ी लिस्ट आ गई है। सर हेमोग्लोबिन में बीटा चेन में चेंज आता है, ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलाइन आ जाता है। सो सिर्फ बीटा चेन में ही चेंज आएगा या अल्फा में भी होती है? सर, अल्फा में चेंज नहीं होती, बीटा में चेंज आई है। उसकी वजह से जो बीमारी फैल रही है हेमोग्लोबिन वाली सिकल सेल एनीमिया, ये बीटा की वजह से। चेंज यहाँ पे आई नहीं, आ सकती है, आई नहीं। जो आ गई है चेंज वही सारी पॉपुलेशन में घूम रही है, ट्रांसफर हो रही है। बीटा चेन के 6 नंबर अमाइनो एसिड ग्लूटामिक एसिड की जगह पे वेलाइन आया है। अगर बीटा में है कि अल्फा में भी आ जाए तो मुझे बताएं, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने की कैपेसिटी बिल्कुल खत्म। तो जो शेप है और खराब हो जाएगी, फिलामेंटस हो जाएगी बिल्कुल। सारी हेमोग्लोबिन खुल जाएगी। कंजुगेटेड मॉलिक्यूल वाला लेक्चर आपने नहीं किया अपलोड? सर अभी कर रहा हूं मैं, क्लास के बाद कर रहा हूं। चलो, आज का टॉपिक है हमारा न्यूक्लिक एसिड। हाँ भाई, क्या लग रहा है इसकी प्रॉपर्टी कौन सी होगी? बेसिक या एसिडिक? इस मॉलिक्यूल की एसिडिक, नाम से जाहिर है। और कहां से मिलेगा? न्यूक्लियस से मिलेगा। वो मॉलिक्यूल जो न्यूक्लियस में हो, न्यूक्लियस से मिले और प्रॉपर्टी एसिडिक होनी चाहिए उसकी, ऐसे मॉलिक्यूल को न्यूक्लिक एसिड कह देंगे। ऐसे मॉलिक्यूल को न्यूक्लिक एसिड कहेंगे। चलो भाई, 22 साल की उम्र में एक साइंटिस्ट था स्वीडिश, जिसने न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर किया। पस सेल में से, पस सेल के न्यूक्लियाई में से डिस्कवर किया। उसने इसको नाम दिया, इस केमिकल को न्यूक्लिन। क्या नाम दिया? न्यूक्लिन। न्यूक्लिन का मतलब क्या है? जो कहां से मिले, वो केमिकल जो न्यूक्लियस से मिले, न्यूक्लिन कहा गया उससे। फिर साइंटिस्ट आए, उन्होंने कहा जो न्यूक्लिन है, जो न्यूक्लियस से मिल रहा है मॉलिक्यूल, ये एसिडिक भी है, ये एसिडिक भी है। तो इसको मिला के नाम दिया गया न्यूक्लिक एसिड। अभी इसका नाम क्या है? न्यूक्लिक एसिड। चलो, अब न्यूक्लिक एसिड है क्या? भाई न्यूक्लिक एसिड बात हो रही है डीएनए की और आरएनए की, इनको मिला के न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। यही तो मिलते हैं न्यूक्लियस में से। अब सवाल आ गया कि डीएनए और आरएनए अगर न्यूक्लिक एसिड हैं तो ये तो है मैक्रो मॉलिक्यूल। ये क्या है? मैक्रो मॉलिक्यूल। इनका माइक्रो मॉलिक्यूल क्या है? किस चीज के बने हुए हैं? तो भाई न्यूक्लिक एसिड जो है वो बने हुए हैं एक छोटे मॉलिक्यूल के, जिसका नाम है न्यूक्लियोटाइड। इनका मोनोमर क्या है? न्यूक्लियोटाइड। जब ये न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड की एक चेन हो, एन मींस न्यूक्लियोटाइड, वो आपस में जुड़े हुए हैं। अगर एक चेन है तो ये आरएनए है। अगर ऐसी दो चेन है और वो आपस में लेडर टाइप जुड़ी हुई है तो ये डीएनए है। डीएनए डबल स्टैंडर्ड है, आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड है, दोनों न्यूक्लियोटाइड के बने हुए हैं। कमेंट में बताएं जल्दी में, डीएनए और आरएनए को पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहूं मैं?
पॉलीन्यूक्लियोटाइड। हाँ क्यों? क्योंकि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड के बने हुए हैं। मोनोन्यूक्लियोटाइड किसको कहूं? एक न्यूक्लियोटाइड को, दो को, एक को। और डाई न्यूक्लियोटाइड दो को, ट्राई तीन को। जब बहुत सारे जुड़ जाएं तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अगर पॉलीन्यूक्लियोटाइड मैं कह रहा हूं मोनोपोलीन्यूक्लियोटाइड, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड, इट मींस आरएनए या डीएनए, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, आरएनए। और अगर मैं कहूं डाई पॉलीन्यूक्लियोटाइड, डाई मतलब दो, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड मतलब पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, तो डीएनए आगे हम डिटेल में डिफरेंस पढ़ेंगे। इतना समझ लिया कि ये जो डीएनए आरएनए वाला फला चीजें हैं ये बनी हुई है न्यूक्लियोटाइड की। तो पहले हमें किसको पढ़ना चाहिए? न्यूक्लियोटाइड को। अगर न्यूक्लियोटाइड समझ आ गया तो डीएनए पे भी आ जाएंगे, आरएनए पे भी आ जाएंगे। चलो सुने। अब मैं आ रहा हूं न्यूक्लियोटाइड पर। एक जो न्यूक्लियोटाइड है ना, तीन चीजों का बना हुआ है। एक न्यूक्लियोटाइड तीन चीजों का बना हुआ है। कौन सी तीन चीजों का बना हुआ है न्यूक्लियोटाइड? नंबर वन, पेंटोज शुगर, 5 कार्बन वाली शुगर। पेंटोज मतलब कौन सी शुगर? जिसमें 5 कार्बन हो, 5 कार्बन वाली शुगर। नंबर दो, नंबर दो, पेंटोज शुगर के साथ फास्फेट अटैच होगा, फास्फेट, फास्फोरिक एसिड। और नंबर थ्री, नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी अटैच होगा पेंटोज शुगर से। यानी ये बने हुए हैं पेंटोज शुगर के, और इस पेंटोज शुगर से दो चीजें जुड़ी हुई हैं, और इन दो को और पेंटोज को, तीनों को मिला के हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। हम पेंटोज बना लें, पेंटोज बना लें, पेंटोज। क्या ख्याल है? पेंटोज को बना लें हम। हाँ भाई, किसका बना हुआ है न्यूक्लियोटाइड? पेंटोज, 5 कार्बन वाली शुगर, और उसके साथ दो चीजें जुड़ी हुई हैं, फास्फेट और नाइट्रोजन बेस। ये नाइट्रोजन बेस क्या है? नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। कहाँ पे अटैच होगा? फॉस्फेट क्या है, कहाँ पे अटैच होगा, समझेंगे। जुड़ेंगे इसके साथ तो बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। समझ आ रही है? समझ आ रही है बात? हाँ तो करें, पैसे खर्च तो नहीं हो रहे आपके, खर्च हो रहे हैं हाँ करने में। ओके ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, बस बस बस, थैंक यू। चलो भाई, मुझे पहचान के दिखाएं ये कौन सी शुगर है। 5 कार्बन वाली, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, और ये पांचवा कार्बन। सेकंड लास्ट और फर्स्ट के बीच बॉन्ड है ऑक्सीजन का। समझ रहे हैं? पेंटोज शुगर, वेरी गुड। अब पता है इसका फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला है या फार्मूला है C5H10O5। सही है सर, होता ही यही है। या इसका फार्मूला है C5H10O4। O4 का मतलब क्या कम है इसमें से? क्या कम है इसमें से? या इसका फार्मूला होगा क्या? C5H10O4। ऑक्सीजन की कमी होगी। अब
डीएनए और आरएनए किसके बने हुए हैं? न्यूक्लियोटाइड की। अगर ऑक्सीजन की कमी वाला न्यूक्लियोटाइड होगा तो ये डीएनए में होगा, और ऑक्सीजन वाला न्यूक्लियोटाइड होगा फुल ऑक्सीजन वाला तो ये आरएनए बनाएगा। यानी न्यूक्लियोटाइड में फर्क होंगे। एक न्यूक्लियोटाइड ऑक्सीजन वाले, पेंटोज शुगर वाले, राइबोज शुगर वाले, और दूसरे वो जिनमें राइबोज शुगर में से एक ऑक्सीजन मिसिंग हो। वी विल डिस्कस इन डिटेल, इतना समझ लें। पहला कार्बन है, पहले कार्बन पर H एंड OH लगी हुई है भाई, दूसरे कार्बन पर HOH लगी हुई है, तीसरे कार्बन पर H एंड OH लगी हुई है। ठीक है, चौथे कार्बन पर हाइड्रोजन लगी हुई है, ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन ट्रांसफर हो गई, आप समझ रहे हैं। CH2OH लगी हुई है। कितने ऑक्सीजन है, कितने हाइड्रोजन है, कार्बन है, पूरे हैं कार्बन। एक कार्बन, दो, तीन, चार, पांच, कार्बन पांच पूरे भाई। ऑक्सीजन काउंट कर लें, ये पहले कार्बन की ऑक्सीजन, ये दूसरे की, ये तीसरे की, ये चौथे की, और ये पांचवें की। ऑक्सीजन भी पूरे हैं पांच। हाइड्रोजन काउंट कर लें, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, 10। 10 हाइड्रोजन भी पूरे। अगर सेकंड कार्बन से ऑक्सीजन निकाल लें तो मुझे बताएं, ये राइबोज रिएक्टिव हो जाएगा या नॉन रिएक्टिव हो जाए? लिपिड में पढ़ाया है मैंने ये कॉन्सेप्ट, बताएं। लेस रिएक्टिव हो जाएगा या मोर रिएक्टिव? लेस रिएक्टिव हो जाएगा भाई। ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन जो है वो फंक्शनल ग्रुप के तौर काम करती है। जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, कम है, वो लेस रिएक्टिव हो जाएगा। जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा है वो रिएक्टिविटी ज्यादा, OH बढ़ जाएंगे ना। अब OH कम हो गया ना, समझ आ रही है बात। ये आपका बन गया पेंटोज शुगर, दो टाइप का। ये 5 ऑक्सीजन वाला और 4 ऑक्सीजन वाला। ये भला एक ऑक्सीजन यहाँ पे मिस है, एक ऑक्सीजन जो है मिसिंग है, कौन से कार्बन पर? कार्बन नंबर 2 पर। ऐसी राइबोज, ऐसी पेंटोज जिसके अंदर 5 के 5 ऑक्सीजन पूरे हो, यानी ये वाली, इसको कहेंगे राइबोज। क्या कहेंगे? राइबोज। इसको क्या कहेंगे? राइबोज। और जिसमें एक ऑक्सीजन कम है, ये वाली, फर्क ये है सिर्फ, इसको हम कहेंगे क्या? डी। डी मतलब कम, निकाली गई। ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, राइबोज। डीऑक्सी राइबोज का फार्मूला कमेंट में लिखें जल्दी, बस। C5H10O4। और राइबोज का C5H10OOB5। चलो, यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन बराबर, यहाँ पे कार्बन से ऑक्सीजन कम है। हाँ भाई, अब नाम दें। राइबोज वाले न्यूक्लियोटाइड और डीऑक्सी राइबोज वाले न्यूक्लियोटाइड को नाम दें, बताएं। राइबो न्यूक्लियोटाइड किसको कहेंगे और डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड किसको कहेंगे? किसमें राइबोज होगी? राइबो न्यूक्लियोटाइड में शुगर होगी कौन सी? राइबोज, यानी 5 ऑक्सीजन वाली। और इसमें शुगर होगी डीऑक्सी राइबोज, यानी C5H10O4 वाली। तो ये डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड मिलेगा आपको डीएनए में, और राइबो न्यूक्लियोटाइड आपको मिलेगा आरएनए में। ये तो सिर्फ पेंटोज शुगर पड़ी है। अब पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 5 पर अटैच करें किसको? फास्फेट को। कार्बन नंबर 5 पर अटैच करें किसको? फास्फेट को। तो ये हो गया अटैच कौन? पेंटोज शुगर के साथ फास्फेट। क्या बचा? बाकी ऐड करेंगे तो न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा नाइट्रोजन बेस। तो भाई नाइट्रोजन बेस की एक डिबेट है,
समझ लें, नाइट्रोजन बेस को समझ लें कि नाइट्रोजन बेस क्या है। नाइट्रोजन बेस क्या है समझ लें। ऐसे दो किस्म के मॉलिक्यूल है नाइट्रोजन कंटेनिंग। एक डबल रिंग है, एक सिंगल रिंग है। इसमें भी नाइट्रोजन है, उसमें भी नाइट्रोजन है। ये जो रिंग है नाइट्रोजन कंटेनिंग, इनको हम कहते हैं नाइट्रोजन बेस। ये जो नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग है, इनको हम कहते हैं नाइट्रोजन बेस। ये एसिडिक नेचर के होते हैं, इसीलिए इनको ऑर्गेनिक एसिड भी कहा जाता है। फॉस्फेट 5 पर अटैच होगा। जब डीएनए पढ़ेंगे तो थर्ड कार्बन पर भी अटैच करेंगे इसको। वो पढ़ेंगे कि कैसे। एक न्यूक्लियोटाइड बना रहे हैं, फिलहाल फिलहाल 5 पर अटैच होगा। हाँ, तो ये नाइट्रोजन कंटेनिंग जो दो रिंग वाले और सिंगल रिंग वाले दो किस्म के नाइट्रोजन बेस हैं। जो दो रिंग वाले हैं उनको कहा जाता है प्यूरीन। क्या कहा जाता है? प्यूरीन। प्यूरीन की निशानी क्या है? उनके अंदर रिंग कितनी होंगी? 2। और 4 नाइट्रोजन होंगी, 4 जगहों पे नाइट्रोजन होंगी इसके ऊपर। और दूसरे एक रिंग वाले नाइट्रोजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल, उनको कहा जाता है पायरिमिडीन। पायरिमिडीन कौन सा? सिंगल रिंग वाला, और प्यूरीन डबल रिंग वाला। चलो, अब प्यूरीन में आता है, आपने पढ़ा होगा एडेनिन, जिसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी एडेनिन में कितने रिंग होगी? 2। क्योंकि एडेनिन को क्या कह रहा हूं? प्यूरीन है। और आ जाता है गुआनिन। एडेनिन एंड गुआनिन जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये दोनों प्यूरीन है। दोनों में डबल रिंग होंगी, दोनों में 4 नाइट्रोजन होंगे, मगर थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा। ठीक है। और पिरिमिडीन उनको कहेंगे जिसमें कितनी रिंग होनी चाहिए? 1। और उस एक रिंग में 2 नाइट्रोजन होंगे बस, पहले और थर्ड पोजीशन पर। यहाँ पे फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवंथ पोजीशन पर नाइट्रोजन होगी। बहरहाल पोजीशन याद न कर नहीं करनी। पिरिमिडीन में हम कहते हैं एक साइटोसिन, दूसरी को कहते हैं थायमीन, और तीसरी को कहते हैं यूरासिल। ये 3 जो है पिरिमिडीन है। अब ये डबल रिंग और ये सिंगल रिंग तीनों, पता है डीएनए के अंदर 2 प्यूरीन होती हैं, 2 पैरामिडीन होती हैं। आरएनए के भी अंदर 2 प्यूरीन होती हैं, 2 पिरिमिडीन होती हैं। अब मुझे बताएं, पिरिमिडीन से कोई 2 होंगी? एक नहीं होगी। भाई अगर डीएनए की बात करूं मैं, अगर मैं डीएनए की बात करूं तो डीएनए में होगा एडेनिन और गुआनिन प्यूरिन में से, और पिरिमिडीन में से होगा थायमीन और साइटोसिन। और अगर मैं आरएनए की बात करूं तो आरएनए में एडेनिन और गुआनिन वही होंगे, मगर एडेनिन के साथ थायमीन नहीं होगा, आरएनए में होगा थायमीन की जगह यूरासिल। इट मींस आरएनए में कौन एब्सेंट है? कौन एब्सेंट है आरएनए में? थायमीन। उसकी जगह कौन है? यूरासिल। और गुआनिन के साथ अटैच होगा वही साइटोसिन। तो कौन से 3 हैं जो डीएनए और आरएनए दोनों में प्रेजेंट हैं? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन। कौन से 2 हैं जो या डीएनए में होंगे या आरएनए में होंगे? यूरासिल एंड थायमीन। ये ओनली डीएनए में होगा और ये ओनली आरएनए में होगा। समझ आ रही है बात? अब छोड़ दें, अब छोड़ दें इस बात को, क्या आरएनए क्या डीएनए। सर हमने इतना पढ़ा है, इतना समझा है, फास्फेट को भी मैंने निकाल लिया यहां से,
ओनली बची क्या, पेंटोज शुगर। फॉस्फेट को भी मैंने काट दिया। ये पेंटोज शुगर आपके सामने नजर आ रही है, यहां से मैं लाइन लगा दूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। सही है, ये पेंटोज शुगर है बीच में। अब पेंटोज के साथ कार्बन नंबर 1 पर अटैच होता है नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस कौन सा भाई? अगर मैंने ये ऐड किया है, मुझे बताएं ये प्यूरीन है या पिरिमिडीन है? प्यूरीन है। इट में बी एडिनिन, इट में बी गुआनिन। ये एडिनिन भी हो सकता है और गुआनिन भी हो सकता है। चलो प्यूरीन कह दिया इसको मैंने, एडिनिन कह दिया। क्या कह दिया इसको? एडिनिन। तो ये एडिनिन क्या हो गया? एक नाइट्रोजन बेस। एक न्यूक्लियोटाइड में सारे के सारे नहीं होंगे पांचों, कोई ना कोई एक होगा, या एडेनिन या गुआनिन या साइटोसिन या थाइमिन या यूरासिल। सवाल पूछूं मैं? सवाल सवाल पूछूं, बताएं। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है तो ये डीऑक्सीराइबोज है, डीएनए वाली शुगर है, डीएनए वाले न्यूक्लियोटाइड बनाएगी। तो क्या इस पेंटोज शुगर के साथ यहाँ पे यूरासिल अटैच होगा अगर ये डीऑक्सीराइबोज शुगर है? नहीं। क्यों? क्योंकि यूरासिल डीएनए में नहीं होता, तो डीऑक्सीराइबोज शुगर से कैसे जुड़ेगा? समझ रहे हैं मेरी बात? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड एडेनिन वाले बन सकते हैं, गुआनिन वाले बन सकते हैं, साइटोसिन वाले बन सकते हैं और थाइमिन वाले बन सकते हैं। यूरासिल वाला डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड नहीं बनेगा। और राइबो न्यूक्लियोटाइड एडेनिन बन सकता है, गुआनिन बन सकता है, साइटोसिन बन सकता है एंड यूरासिल बन सकता है, थाइमिन नहीं बन सकता। चलो भाई, चलो भाई, अब मुझे बताएं, ये हो गया क्या अटैच? नाइट्रोजन बेस। कौन सा नाइट्रोजन बेस? प्यूरिन। प्यूरिन में से कौन सा? एडेनिन। और ये पेंटोज शुगर। कितने कंपोनेंट हो गए? ये नाइट्रोजन बेस और ये दूसरा पेंटोज शुगर, दो हो गए। क्या ऐड करूं तो ये न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा? क्या ऐड करूं तो न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा? फॉस्फेट। और फास्फेट कहां पे अटैच होता है? कार्बन नंबर 5 पर। अगर फास्फेट अटैच ना करूं, अगर फास्फेट अटैच ना करूं, पेंटोज शुगर को और नाइट्रोजन बेस को मिला के हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड में अगर फास्फेट लगा दें तो फिर बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में फर्क क्या है? फास्फेट का। अब भाई ये क्या है? न्यूक्लियोटाइड है आपके सामने या न्यूक्लियोसाइड है? फास्फेट नहीं है, तो ये न्यूक्लियोसाइड है। लगा दें फास्फेट, ये फास्फेट कैसे लगेगा सर? ये होगा H, ये होगा H और ये होगा OH, है ना? CH2OH ऐसे लगा होता है ना। तो ये OH यहां से यूज होगा, वहां से फास्फेट की O यूज होगी, तो ये कुल मिला के मैं सिंपल में कह रहा हूं कि OH निकल जाएगी और लग जाएगा क्या? फास्फेट। ठीक है, तो जो फास्फेट लग जाएगा, अब ये फास्फेट आ गया 3rd नंबर पे। अब क्या हो रहा है? अब क्या है? न्यूक्लियोटाइड है या न्यूक्लियोसाइड है? अब न्यूक्लियोटाइड है। अब इस न्यूक्लियोटाइड को क्या नाम देंगे? ऑक्सीजन नहीं है तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। अगर ऑक्सीजन है तो राइबो न्यूक्लियोटाइड। अगर ऑक्सीजन नहीं है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड है। अब अब न्यूक्लियोटाइड 4 किस्म के। एक को कहते हैं एडिनोसिन, गुआनोसिन, साइटोसिन, थायमीन, यूरासिल। 5 किस्म के न्यूक्लियोटाइड है। किसके बेस पर? वो 2 किस्म के थे, ऑक्सीजन के बेस पर 2 किस्म के थे। अब 5 किस्म के हैं नाइट्रोजन बेस के बुनियाद पर। जो नाइट्रोजन बेस अटैच होगा उस न्यूक्लियोटाइड को वो नाम देंगे। भाई अगर एडिनिन है तो इसे एडिनोसिन कहेंगे या गुआनोसिन कहेंगे या थायमीन कहेंगे या यूरासिल कहेंगे या आप साइटोसिन कहेंगे, एडेनिन कहेंगे। तो ये कौन सा न्यूक्लियोटाइड है? एडेनिन। कौन सा न्यूक्लियोटाइड है ये? ये न्यूक्लियोटाइड है, मैं यहां पे लिख रहा हूं
ये न्यूक्लियोटाइड है एडेनिन। अगर एडेनिन के साथ कितने फास्फेट हैं? एक। अगर इसके साथ दूसरा फास्फेट जोड़ा जाए तो मुझे क्या बताएं, ये क्या हो गया? एडिनोसाइन डाई फास्फेट। पहले क्या था? एडिनोसाइन मोनोफास्फेट, एक फास्फेट था, अब दो हो गए। अब इसके साथ तीसरा भी फास्फेट जोड़ा जाए तो कमेंट में लिखिए क्या कहेंगे, जल्दी बताएं कमेंट में। ये एटीपी ऐसी होती है आपकी, ये आपकी एटीपी बन गई। एक एडिनोसाइन, एक पेंटोस शुगर और एक दो तीन फास्फेट, ये एडिनोसाइन थ्री फास्फेट एडीपी बन गई आपकी। तो मुझे बताएं एडिनोसाइन ट्राई फास्फेट ये मोनोन्यूक्लियोटाइड है या डाई? एक न्यूक्लियोटाइड है भाई, फास्फेट तीन है, एक न्यूक्लियोटाइड एक है। तो हमने आज पढ़ा मोनोन्यूक्लियोटाइड। इफ टू फास्फेट तो क्या कहेंगे? एडिनोसाइन डाई फास्फेट एडीपी। तीन फास्फेट तो एडिनोसाइन ट्राई फास्फेट। अच्छा, अब मुझे बताएं, ये कमेंट में बताएं। एक मिनट में लाइट की। हाँ, अब मुझे कमेंट में बताएं, जल्दी कमेंट में बताएं। कल मैं फिजिकल क्लास ले रहा था तो वहां पे मैं उन बच्चों को फिजिकली कह रहा था कमेंट में बताएं। मेरी आदत हो गई है कमेंट की को कहने के लिए, तो मैं फिजिकल वाले बच्चों को कह रहा था कमेंट में बताएं, तो हंस रहे थे। तो कमेंट में मुझे बताएं ये जीएमपी क्या है? गुआनोसिन, यानी आप कहेंगे सर ये एडिनिन हटा लें, ये गुआनिन कर लें, बस मोनोफास्फेट दो फास्फेट निकाल दें। और ये जीडीपी क्या है? सर ये गुआनोसिन दो फास्फेट, दो फास्फेट। सर ये जीटीपी क्या है? सर ये गुआनोसिन तीन फास्फेट। अच्छा, सीएमपी क्या है? सीएमपी साइटोसिन मोनोफास्फेट। आप कहेंगे सर ये साइटोसिन हो गया, है ना भाई? साइटोसिन प्यूरिन है ना, पिरिमिडीन है ना, एक रिंग वाला। साइटोसिन मोनोफास्फेट एक फास्फेट हो, साइटोसिन डाइफास्फेट, साइटोसिन ट्राइफास्फेट। ओके ओके ओके। अब मुझे बताएं थायमीन मोनोफास्फेट, थायमीन डाइफास्फेट, थायमीन ट्राइफास्फेट, बस। ठीक है, तो जैसे यूरासिल के साथ ही होता है। तो भाई ये थे हमारे, ये सारे के सारे क्या है? मोनोन्यूक्लियोटाइड है। ये क्या है? मोनोन्यूक्लियोटाइड्स है। अब अगर डाई न्यूक्लियोटाइड पढ़े तो कैसे बनेंगे? ये मैं पिक्चर निकाल रहा हूं, इसको रिमूव करके फिर पढ़ते हैं कि डाई न्यूक्लियोटाइड कैसे बनेगा। फिर हम बात करेंगे आरएनए और डीएनए की। ये क्या बचाया है मैंने, क्या बचाया है मैंने? एक न्यूक्लियोटाइड छोड़ा है मैंने, है ना? एक न्यूक्लियोटाइड छोड़ा है मैंने। कौन सा न्यूक्लियोटाइड है? राइबो न्यूक्लियोटाइड। अब ये क्या बन गया? एक फास्फेट लगा दिया, क्या बन गया है ये?
आप कहेंगे ये बना है एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। हाँ करें तो मैं आगे चलूं, चलो 1 मिनट। ओके सर। सर अब अगर ये मैं बना रहा हूं, पता नहीं क्या बना रहा हूं, आप देखेंगे, आप मुझे समझाएंगे कि सर आपने बनाया है दूसरा पेंटोज शुगर। चलो सर सही है, मतलब मैं दूसरा न्यूक्लियोटाइड बना रहा हूँ। ये सर आप पहले कार्बन पर अटैच कर रहे हैं एक नाइट्रोजन बेस। कौन सा है, कौन सा है ये है निकोटीन अमाइड। मैंने 5 किस्म के नाइट्रोजन बेस पढ़ाए हैं, इसके अलावा भी होते हैं। कौन से होते हैं? एक होता है निकोटीन अमाइड, एक होता है फ्लेवेनामाइड। तो मैंने एन लिखा है, मतलब निकोटीन अमाइड, ये डीएनए आरएनए में नहीं होते। निकोटीन अमाइड एनएडी, सुना है ना, एनएडी एफएडी, एनएडी एफएडी, ये वो है, ये असेसरी न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजन बेस हैं। ये डीएनए और आरएनए में नहीं मिलते, ओनली डाई न्यूक्लियोटाइड में मिलते हैं। मैं अभी बनाना चाह रहा हूं एक न्यूक्लियोटाइड से दो, तो ये तो हमारा एक न्यूक्लियोटाइड हो गया है। ये हमारा बना हुआ है क्या, एक न्यूक्लियोटाइड। अब ये दूसरा बना रहा हूं, ये क्या बन गया है, न्यूक्लियोसाइड। नाइट्रोजन बेस और ये पेंटोज शुगर, ये बन गया है न्यूक्लियोसाइड। अगर लगा दें तो ये ओ एच, एच, ओ एच, 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 और यहाँ पे ओ एच, एच एंड एच। ठीक है, समझ आ गई बात। अब यहाँ पे अटैच होगा कार्बन नंबर 5 पर OH को यूज करके, क्या, कमेंट में बताएं क्या अटैच होगा यहाँ पे, फॉस्फेट। तो यही फॉस्फेट आपका इस OH को यूज करके उड़ा के रिमूव करके, जैसे ना कंडेंसेशन पड़ी थी, इस कार्बन से भी बॉन्ड बनाएगा। तो भाई ये आपका एक न्यूक्लियोटाइड था और ये आपका दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, नाइट्रोजन बेस पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट। ये देखें, तोड़ दिया, ये फिर जोड़ दिया, फॉस्फेट की मदद से दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ गए। पहले तो इसको नाम क्या दिया आपने, इसको दिया एमपी। इसको तोड़े ही, इसको नाम क्या दिया, निकोटीन अमाइड मोनोफॉस्फेट, निकोटीन अमाइड मोनोफॉस्फेट। ठीक है, अब अगर ये यहाँ पे बॉन्ड कर ले तो क्या कहेंगे, आप कहेंगे निकोटीन अमाइड, मतलब एन, और ये ए, ये निकोटीन अमाइड, ये ए मतलब एडिनिन। कितने न्यूक्लियोटाइड हो गए, दोनों दो। कितने न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ गए, दो। डाई का दो डी का मतलब क्या है, डाई। ए का मतलब क्या है, एडिनोसिन। एन का मतलब क्या है, निकोटीन अमाइड। तो निकोटीन अमाइड एडिनोसाइन डाई न्यूक्लियोटाइड, एनएडी। इन दोनों को मिला के हम कहेंगे एनएडी। अगर यहाँ पे एफ कर रहा हूं मैं फ्लेविन, तो ये हो जाएगा क्या, फ्लेविन अमाइड एडिनोसाइन डाई न्यूक्लियोटाइड। एफ मतलब फ्लेविन अमाइड, ए मतलब एडिनोसिन। एक बात नोट की है आपने, इस सारे न्यूक्लियोटाइड को नाम दे रहे हैं हम, ज्यादा इंपॉर्टेंट किसको दे रहे हैं, राइबोज और डीऑक्सी राइबोज शुगर को, या न्यूक्लियोटाइड के नाइट्रोजन बेस को। शनाख्त कौन करवा रहा है, नाइट्रोजन बेस। तो भाई जो न्यूक्लियोटाइड का नाम है वो एडिनिन, इस नाइट्रोजन बेस की वजह से। ठीक है
ये आपके NAD और FAD बन गए। ये ये जब ग्लूकोज टूटेगा तो ग्लूकोज से हाइड्रोजन निकलेगी, तो ये हाइड्रोजन उठाएगा, इसको हाइड्रोजन कैरियर कहते हैं। ये भी हाइड्रोजन उठाएगा, ये भी हाइड्रोजन कैरियर होता है। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों में होता है, ये ओनली रेस्पिरेशन में बनता है। ये थे डाई न्यूक्लियोटाइड। अब कल पढ़ेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड कैसे बनते हैं, DNA और RNA में डिफरेंस क्या है, कल हम पढ़ेंगे, ठीक है। कल ये सारी चीजें पढ़ेंगे, DNA और RNA वाली। अब मुझे ये बताएं कि जो 5 कार्बन वाली शुगर है, उसके पहले कार्बन पर कोई बात बताएं, क्या अटैच हुआ पहले कार्बन पर? सर नाइट्रोजन बेस अटैच हुआ। चलो पहला कार्बन गया काम से। सर दूसरे कार्बन पर क्या अटैच हुआ? सर कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं अटैच हुआ। देखें दूसरे पर कुछ भी अटैच नहीं हुआ, ये खाली है। और तीसरे पर क्या हुआ? सर तीसरे पर फास्फेट ने बॉन्ड किया। डाई न्यूक्लियोटाइड की बात कर रहा हूं, मोनोन्यूक्लियोटाइड में नहीं, डाई में फास्फेट ने बॉन्ड किया। और सर चौथे पर क्या हुआ? सर चौथे ने ऑक्सीजन के साथ मिलकर रिंग जो बनवाई थी, चलो ठीक है। पांचवें ने क्या किया? पांचवा फास्फेट के साथ अटैच हुआ। पांचवा फास्फेट के साथ, पहला नाइट्रोजन बेस के साथ, चौथी ऑक्सीजन पहले कार्बन के साथ। दूसरे पर कोई नहीं अटैच है, और यहाँ पे भी फास्फेट अटैच है। कौन सा कार्बन अकेला बचा है जिसके ऊपर OH खाली है, जिसकी O इस्तेमाल नहीं हुई? सेकंड की O इस्तेमाल नहीं हुई। तो डीएनए के केस में अगर ये OH होगी तो डीएनए क्या होना चाहिए था? रिएक्टिव। मगर ये OH डीएनए के केस में नहीं है, तो डीएनए क्या होगा? लेस रिएक्टिव या नॉन रिएक्टिव? अब मुझे बताएं, अगर नॉन रिएक्टिव या लेस रिएक्टिव है तो डीएनए में चेंज जल्दी आएगी या बहुत डिफिकल्ट है चेंज लाना? डीएनए का मालिक्यूल, डीएनए का न्यूक्लियोटाइड किसी से रिएक्ट नहीं करेगा, बहुत डिफिकल्ट है चेंज लाना। तो भाई आपका हेरिडिटी मटेरियल है डीएनए, हेरिडिटी मटेरियल है डीएनए, उसमें चेंज नहीं आनी चाहिए ना। डीएनए को क्या होना चाहिए? स्टेबल या लेस स्टेबल? स्टेबल होना चाहिए। सॉल्यूबल या इनसॉल्यूबल? तो ये सारी प्रॉपर्टी ये O के ना होने से आ रही हैं। यही वजह है कि इस सेकंड कार्बन पर O आपको नहीं मिलेगी और RNA में मिलेगी। इट मींस RNA इज मोर रिएक्टिव देन DNA। इट मींस RNA इज मोर रिएक्टिव देन DNA। इट मींस RNA इज लेस स्टेबल देन DNA। समझ आ रही है? इसीलिए नेचर ने डीएनए को चुना कि भाई डीएनए हेरिडिटी मटेरियल होना चाहिए, कि डीएनए में चेंज नहीं आती जल्दी जल्दी में, बहुत डिफिकल्ट है चेंज लाना डीएनए में। कोई मालिक्यूल घुस के बांड नहीं कर सकता डीएनए के साथ, ऐसा बना हुआ है डीएनए। एक बांड था बांड करने वाला, सेकंड कार्बन, उससे भी ऑक्सीजन को हटा दिया। जाओ भाई आप शैतानी करोगे, कोई किसी चीज को यहाँ पे ऐड कर लोगे, फिर डीएनए न्यूक्लियोटाइड निकल जाएगा, टूट जाएगा, हम क्या करेंगे? रेस्पिरेशन जे टाइम ते NADH ठहंदो, फोटोसिंथेसिस में भी NADH ठहंदो, FADH ओनली रेस्पिरेशन जे टाइम ते। ये तव्हां याद न कयो, ये तव्हां याद न कयो, ये आप याद ना करें, छोड़ दें। मथा मां इहो चयो रेस्पिरेशन जे टाइम में ये ठहंदो, ये रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस ॿिन्ही टाइम में, ये आप याद ना करें, इसको छोड़ दें आप। ये आप आगे चलेंगे ना, जब आप बायो एनर्जेटिक्स चैप्टर पढ़ेंगे उसमें इसका काम देखें, प्रैक्टिकल देखेंगे इस NAD का। NAD आएगा, जैसे ग्लूकोज से हाइड्रोजन निकलेगा, उसको लेकर जाएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तक, लेकर जाएगा ATP बनवाने के लिए। तो पढ़ेंगे हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या है, पढ़ा भी हुआ है आपने। हाइड्रोजन लेना इज कॉल्ड एज रिडक्शन, और हाइड्रोजन निकाल देना इज कॉल्ड एज। हाँ भाई, फास्फेट का कौन से कार्बन के बीच बॉन्ड है? कार्बन नंबर 3 और इस शुगर के कार्बन नंबर 5 के साथ। तो फास्फेट 5 और 3 कार्बन पे बॉन्ड करता है।
बेसिकली अटैच होता है 5 से, मगर ऊपर वाले 3 से भी बॉन्ड बनाता है। जी जी भेज रहा हूँ, फिक्स भेज रहा हूँ। आज के लिए काफी भाई, बहुत थक